कि जो तुम्हारी ताकत का बंटवारा चाहते हैं, जो तुम्हारी सफों में तुम जैसे बनकर तुम्हारे दुश्मन की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। और क्या चाहोगे इससे बड़ा सबूत? क्या विधानसभा के नतीजे इसका सबूत नहीं है? इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर हम अपनी हिमाकत का सौदा खुद अपने ही बाजार में करने के लिए मजबूर हो जाए। तुम्हारे सामने तो चंद महीने पहले का तजुर्बा है। एक बार मोमिन बस दिल से डस आ जाता है, दूसरी बार नहीं डस जाता। एक बार डस लिए गए हो, अगर दोबारा भी उसी दिल से डस जाते हो तो फिर तुम्हें बचाने के लिए अग्निपथ तो होगा तुम्हारे। मैं देखूंगा और जमाना देखेगा कि अब जो सरकारी इमदाद जली हैं, जो बसें जली हैं, जो थाने जले हैं, जो ट्रेनें जली हैं, इनका मुआवजा किससे लिया जाए? हम तो कमजोर थे, हमसे तो ले लिया गया, लेकिन आप देखते हैं कौन कितनी बड़ी हिम्मत वाला है, कौन इसका हिसाब देगा। और जब इसका हिसाब कोई दे देगा, जाओ विश्व गुरु मान लेंगे, लेकिन मेरे नबी को बुरा कहने वालों विश्व गुरु कैसे बनोगे? विश्व गुरु तो सब बनोगे ना, तो सबका दिल जीतोगे। हमारे दिल को मुट्ठी में महसूस कर कैसे विश्व गुरु बनोगे? हम भी तो आपके ही, मेरा बच्चा भी तो आपका है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, और जाओ यूनिवर्सिटी पर जरूर करोगे, लूट कर ले जाओगे उससे। जब पुलिस का एक्शन हुआ तो सारी किताबें लूट कर ले गए। नाम से कुछ मिलता नहीं। आप भी एक राय, एक मशवरा लेकर आपके पास आया है, एक दरखास्त लेकर आया। मुझे ये बताओ, क्या मेरे ऊपर कोई इल्जाम जमीन फरोशी का है? बताओ इस मजमे से। नहीं है। मिल्लत फरोशी का कोई है? नहीं। अपने आप को कहीं बेचा है, इसका कोई इल्जाम है? नहीं। मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं मांगा, सोने और चांदी के कंगन नहीं मांगे। आज भी मोहल्ले की एक पतली सी गली में जिसमें आपकी मोटर नहीं जाती, उसमें रहता था। वही मेरा कल भी घर था, वही घर मेरा आज भी। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक रोशन मुस्तकबिल रखा। उस पर बुलडोजर चलाए गए, उसकी दीवारों को तोड़ा गया, उसकी इमारतों को सील कर दिया गया, आधी उसके कांटों पर तार लगा दिए। एक पैसा जो मैं भीख मांग कर लेकर गया था, उस पर ईडी की जांच बैठा दी। मैं 5 महीने भयानक मरीज के तौर पर मेदान का अस्पताल में कोरोना का मरीज जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त भी आपने देखा होगा मेरी जिंदा लाश की तस्वीरें मेरे कुर्ते में कलम उस वक्त भी लगा हुआ था। मैं बेहोश था, मगर ये होश था कि यही कलम मेरी मौत है और यही कलम मेरी जिंदगी। जानते हो सब क्या हुआ था? एक छोटा सा कमरा था, वहां भी 5 महीने उस कमरे में रहा और दरवाजे से कदम बाहर रखने की इजाजत नहीं थी। 5 पुलिस के लोग और एक दरोगा 24 घंटे वहां बैठे थे कि मेरा एक कदम बाहर नहीं करता। पूछना अपने आप से, अपने घर जाकर आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करना कि 5 महीने अगर तुमको किसी कब्र में बंद कर दिया जाए, या तो तुम दीवारों से सर मारकर खुदकुशी कर लोगे या पागल हो जाओ। न मैं पागल हुआ, न मैंने खुदकुशी की, न जिंदा तुम्हारे साथ और से बर्दाश्त। जिस्म कमजोर हो गया, बीमार हो गया, क्योंकि सड़ी हुई रोटी से दाल का पानी बहुत ही। ये हुआ हमारे साथ, हमारे वतन में, हमारे मादर वतन में। उस वतन में जो 47 में कट गया, उस वतन में जहां मुझे और तुम्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत थी। धर्मेंद्र यादव जी आपको नहीं थी,
अंबिका चौधरी साहब, आप नहीं जा सकते थे पाकिस्तान में, हम जा सकते थे, लेकिन हमारे अजदाद ने इसे अपना वतन माना, मादर वतन माना और नहीं गए हिंदुस्तान छोड़। हमें इनाम मिलना चाहिए था, हमें हुब्बुल वतनी का तमगा मिलना चाहिए था, मगर गवाह हैं हमारे साथी, जब हम असेंबली में बोलते थे, जब हम पार्लियामेंट में बोले, कहा गया कि तू पाकिस्तानी एजेंट है, गद्दार है, देशद्रोही है, वापस आ। इतनी बड़ी जिल्लत सहने के बाद भी हम जिंदा हैं और आपके सामने जिंदा खड़े हैं, इससे ज्यादा हमारी हिम्मत का सबूत और क्या होगा और क्या बीमार आदमी जब 5 महीने के उस सख्त इम्तिहान से लौटकर जेल वापस आया तो ईडी का शिकंजा उसके लिए 7-7, 8-8 घंटे मुझे कुर्सी पर बिठाकर मेरा इंटरोगेशन, मुझसे पूछताछ होती थी। मैंने कहा या कैमरे लगाकर मुझसे पूछिए आप, ताकि ये पता चले कि मेरी हालत क्या है और आप मेरे साथ क्या जुल्म और क्या सलूक। मुझ पर कोई रहम नहीं किया गया और जानते हो तन्हाई के इस कैदी से जिसकी एक रात 1 साल के बराबर थी और 1 साल 1 सदी के बराबर था, उस बीमार मरीज के साथ 8-8, 10-10 घंटे तक एक सवाल को 1,000 बार पूछा जाता था और सवाल ये था कि बताओ तुम्हारे विदेश में कितने बंगले हैं, विदेशों में तुम्हारे कितने होटल हैं, कितनी जायदादें हैं, कितने बैंक अकाउंट हैं। मैं सुनता रहता था और आखिर में मैंने जवाब दिया कि 2 बार एमपी रहा हूं, इसलिए एक अकाउंट पार्लियामेंट में है, वो 7वीं बार विधायक था, इसलिए कहा कि विधायक रहा हूं, तो लखनऊ की विधानसभा के बैंक में मेरा अकाउंट है। इन 2 जगह के अलावा पूरी दुनिया में अगर मेरा कुछ भी है तो मैं आपको देता हूं अपना हक वापस, लेकिन फिर भी मेरी माफी नहीं हुई है। रोज नोटिस आते हैं जैसे मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चोर और डकैत हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए कुछ स्कूल बनाए हैं, एक यूनिवर्सिटी बनाई। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह, उस यूनिवर्सिटी बनी नहीं थी, प्रोसेस में थी, दुआ की थी मैंने, जलसायाओं में दुआ की थी कि अल्लाह तेरी हिकमत में अगर यह है कि यूनिवर्सिटी न बने तो तू मेरी जिंदगी भी ले ले, क्योंकि अगर ये यूनिवर्सिटी न बने तो फिर मैं जीना भी नहीं चाहता। आज मैं जिंदा भी हूं, यूनिवर्सिटी बाकी भी है, लेकिन उसके साथ और उसके बानी के साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है उस पर आज नहीं तो कल दुनिया जरूर आंसू बहाएगी। कोई याद नहीं किया गया, लेकिन जालिम याद किए गए और जालिमों के साथ वो मजलूम भी याद किए गए, वो जालिमों को सुनकर निश्चित। हलाकू की मौत कैसे हुई जानते हो? कितना बड़ा जालिम था चंगेज का पोता हलाकू, जब कब्जे कहता था तो आबादियों के कत्लेआम का हुक्म देता था ताकि कैसे हो जाए। एक इलाके में जब हलाकू ने फतह हासिल की, लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया, 4-5 सफे बना दी, खुद घोड़े पर बैठा हुआ था और हाथ में उसके संतरे जैसी कोई चीज पीछे उछाला। फौजियों को हुक्म हुआ कि एक-एक करके कत्ल किया जाए। एक शख्स मारा गया, दूसरे का सर उतारा गया, तीसरे का उतारा गया, लेकिन इन्हीं में एक शख्स ऐसा था जो सबसे हटकर पीछे चला गया और जब वहां तक सर उतर जाते थे तो वो शख्स वहां से हटकर और पीछे चला गया और जब वहां तक सर उतर जाते थे तो वहां से उसका पीछे चला जाता था। हलाकू